हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन से जुड़ी हुई अगली टॉपिक के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि विलयन क्या होता है और विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन से संबंधित और भी कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़े थे, जैसे मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होता है, ऐसे संबंधित बहुत सी परिभाषाएं हम लोग पढ़े थे। इससे आगे अब हम लोग जानेंगे इसमें। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें हमने कुछ मैटर को पहले से लिख रखा है ताकि आपको समझा सके बेहतर तरीके से कि सॉल्यूशन और क्या चीज होता है। सॉल्यूशन ये किस प्रकार से, इसमें कौन सी भूमिका किसकी कितनी होती है। तो अब इसमें अगले टॉपिक जानेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या प्रतिशत भी कह सकते हैं। द्रव्यमान मींस दैट जो वेट होता है और आयतन जो वॉल्यूम होता है, इनमें क्या प्रतिशतता होती है, जिसको वेट एंड वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर इसके सूत्र का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं, इसकी हेडिंग ही हमको ये बता देती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान मतलब किलोग्राम या ग्राम हो सकता है, आयतन लीटर या मिलीलीटर हो सकता है। ऐसे ही दोनों में क्या प्रतिशतता होती है जो विलयन होता है उसके संदर्भ में। तो बताया जाता है 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 ml विलयन अगर ले लिया जाए तो उस 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा, जो विलेय है उसकी घुली हुई मात्रा बताया जा रहा है और ग्राम में होना चाहिए। अगर हमने कोई विलयन ले लिया है, अब उस विलयन में जो विलेय है वो ग्राम में होना चाहिए और जो विलायक है वह ml में होना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रतिशतता हमारी जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होती है। और आयतन इसमें जो होता है लीटर में लिया जाता है और जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में कर सकते हैं। यदि हम आयतन को मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो हमारा जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सूत्र बन जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम व्यक्त करते हैं विलेय का ग्राम में भार। जो विलेय होता है उसका भार ग्राम में होना चाहिए और विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अगर हम इसको ग्राम में व्यक्त करते हैं तो इसको मिलीलीटर में, अगर इसको किलोग्राम में व्यक्त करते हैं तो इसको लीटर में कर सकते हैं। यूनिट से एक ही होनी चाहिए, एक ही पद्धति में ये होनी चाहिए। गुणे 100 प्रतिशतता की गणना कर रहे हैं, इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। आइए इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 100 ml जलीय विलयन में एक जलीय विलयन लिया गया है जो 100 ml है, मतलब कि 100 मिलीलीटर लिया गया है। 5 ग्राम नमक यानी Cl घुला है, उसमें 5 ग्राम नमक घोल दिया गया है। तो नमक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उस विलयन में नमक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होगी। तो अभी अभी हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का ग्राम में भार। तो इसमें विलेय क्या है, नियम के अनुसार हम ये जानते हैं कि जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसको विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 5 ग्राम नमक घोला गया है 50 ml जलीय विलयन में। तो इसका मतलब कि ये आपका विलेय हो गया कम है और ये आपका विलायक तो पूरा का पूरा विलयन है। तो आइए देखते हैं तो विलेय का भार कितना है 5 ग्राम। जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यही गणना करेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है और क्या क्या करना है। तो विलेय का भार दिया हुआ है 5 ग्राम हो गया। फिर विलयन का आयतन 50 ml हो गया। तो बड़ी सरलता से हम इसकी गणना कर सकते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार, विलेय 5 ग्राम हो गया बटे विलयन का आयतन यहाँ पर हो गया 50 गुणे 100। तो अब इसमें देखें तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं कि यदि आप गणना करें पहले तो इसका इसमें अगर गुणा कर लिया जाए तो ये 5000 हो जाएगा, नहीं 500 हो जाएगा बटे ये 50 हो जाएगा। अब इसको हम 0 से 0 काट दें, 5 से 15 में डिवाइड करेंगे, 5 10 जा 15, ये 10 आ गया इसका वैल्यू।
तो इस प्रकार की इसकी आयतन प्रतिशतता हो जाएगी 10। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा आयतन प्रतिशतता क्या होगा, आयतन और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है। तो द्रव्यमान और आयतन दोनों के लिए विलयन में लिया जाता है, इसलिए ऐसी प्रतिशतता द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब इसमें हम देखेंगे पार्ट पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम कहते हैं, या कहीं कहीं पर हेडिंग का नाम पीपीएम में सांद्रता ऐसे देखा जाता है इसको। तो यहाँ पर हमने इसको दिया है पीपीएम क्या होता है। यह काफी बारीक गणना की जाती है, एक केमिस्ट्री आदि में इसकी गणना प्राय हुआ करती है। तो देखिए 10⁻6 ग्राम विलियन में, 10⁻6 ग्राम विलयन में कोई विलयन लिया गया है और इतना उसका मात्रा हो कि 10⁻6 ग्राम विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा पीपीएम में सांद्रता कहलाती है या पीपीएम कहलाती है। तो अब इसको पीपीएम के लिए बताया जा रहा है विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार गुणे 10⁻6 मिलियन, पार्ट पर मिलियन। पार्ट का अर्थ होता है अंश या भाग, पर का अर्थ उसके हर भाग से होता है, पर मिलियन हर एक भाग में है कि उसके प्रत्येक भाग में 1 मिलियन भाग में कितने भाग उसमें मिले हुए हैं, इससे संबंधित है ये। विलयन का ग्राम में भार बटे विलयन का ग्राम में भार गुणे 10⁻6। तो आइए इस पर भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 1 किलोग्राम जल में 5 गुणे 10⁻³ ग्राम O2 घुली हुई है। 1 किलोग्राम जल लिया गया और उस जल में 5 गुणे 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। तो O2 की मात्रा पीपीएम में ज्ञात कीजिए। तो काफी स्पष्ट आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है विलेय की मात्रा। पहले जो घुला हुआ है वह विलेय हो गया और जिसमें घुला हुआ है वो विलायक होता है, लेकिन पूरी मात्रा दिया हुआ है विलयन का 1 किलोग्राम। तो विलयन की मात्रा हो गई 1 किलोग्राम। हम देख रहे हैं पहला वाला वैल्यू हमारा ग्राम में है, इसलिए हम दूसरे को भी ग्राम में बदल लें, या इसको किलोग्राम में रहने दें, इसको किलोग्राम में चेंज कर ले, अर्थात दोनों की पद्धति एक ही होनी चाहिए। अब पीपीएम में सांद्रता निकालते हैं। विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार दिया हुआ है बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन विलयन का ग्राम में भार। तो विलयन का ग्राम में भार देखेंगे तो इस प्रकार से। अब इसको देखें, फिर यहाँ पर गुणे 10⁻6 हो गया। अब अगर आप विचार करें तो ये 10⁻³ जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी और -3 और -3 ये मिलकर -6 घात हो जाएगी। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा करने में घातें जुटती हैं, तो जब ये घात जुटेंगी तो ये -6 और ये +6 दोनों घातें जुट करके 0 हो जाएंगी। और जब जिस संख्या की घात 0 हो जाती है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से इस 5 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 पार्ट पर मिलियन, अर्थात 1 मिलियन में 5 पार्ट उसके मिले हुए हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। अर्थात 10⁻6 में 5 पार्ट उसका मिला हुआ है। अब हम इस प्रकार से आगे चलते हुए देखेंगे ठोस की द्रव में विलेयता। जो ठोस होता है द्रव में उसकी विलेयता। विलेयता क्या होता है, मतलब एक तरह से वो कितना घुल सकता है वो उसकी विलेयता कहलाती है। किसी भी द्रव में हम विलेय की, ठोस जैसे विलेय की कितनी मात्रा उसमें घोल सकते हैं वह उसकी प्राय विलेयता कहलाती है। तो आइए हम इसकी एक परिभाषित रूप में गणना करके देखें कि परिभाषा किस प्रकार से व्यक्त की जाती है, जबकि आप स्पष्ट रूप से जान जाएं कि ठोस की द्रव में विलेयता, अर्थात जैसे आप जल ले लीजिए और जल में आप नमक ले लीजिए या चीनी ले लीजिए, शुगर जिसे कहते हैं, इसको आप घोलिए, वो कितना उसमें घुल सकता है, उसमें किस कंडीशन में कितना घुल सकता है, किस टेम्परेचर पर कितना घुल सकता है, वह उसकी विलेयता कहलाती है। तो देखते हैं ठोस की द्रव में विलेयता। पहले आप जाने क्या होती है विलेयता।
निश्चित ताप पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेंगे। सपोज दैट आप मान लीजिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में एट द रूम टेम्परेचर दैट कर सकते हैं 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम हमने जल ले लिया है, पानी ले लिया है। किसी ठोस की घुली हुई व अधिकतम मात्रा जिसे संतृप्त विलयन बनाया जा सके वह ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। अब इसको थोड़ा सा आप समझे ध्यान से। 100 ml हमने पानी ले लिया, उस पानी में हमने चीनी घोलना शुरू कर दिया। मान लीजिए हमने कमरे के ताप पर ये काम करना प्रारंभ किया है। कमरे के ताप पर हम ले लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर, और कमरे में बैठकर उसमें जो है कि हमने जो पात्र लिया है उसमें चीनी डाल करके घोलना शुरू कर दिए हैं विलायक में। घोलते 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 एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि उसमें चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। तो जब चीनी का घुलना बंद हो जा रहा है, मतलब हमें ये पता चल जा रहा है कि बस इतनी ही चीनी इसमें क्या हो सकती है, घुल सकती है, अर्थात इतनी ही इसकी विलेयता है। इसकी विलेयता इस द्रव की इतनी ही है कि यह विलायक इतने पदार्थ को अपने अंदर विलेय कर सकता है। तो ये बताया गया है। तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस की घुली हुई व अधिकतम मात्रा जिसे संतृप्त विलयन बनाया जा सके वह ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। दोबारा रिपीट करके आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम एक नोट्स के रूप में आपको समझाते हैं कि जब ठोस अधिक मात्रा से कम मात्रा में घुला हो, जो ठोस होता है, हम किसी जल में जैसे चीनी के क्रिस्टल, चीनी के टुकड़े उसमें बोल रहे थे, अगर वह अधिक से कम मात्रा में घुला हो तो विलयन और संतृप्त कहलाता है। अर्थात यदि ऐसी कंडीशन हो कि हम उसमें और भी चीनी अभी अपने ठोस पदार्थ को घोल सकते हैं तो वह विलयन और संतृप्त कहलाता है। बट अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि अगर हम उसमें और भी चीनी के टुकड़े नहीं घोल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, तो हमारा विलयन संतृप्त कहा जाएगा, सेचुरेटेड कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है नोट्स में कि जब ठोस कुछ अधिक मात्रा में घुला हो तो विलयन अति संतृप्त कहलाता है, और यदि हम उसमें कुछ ज्यादा मात्रा में घोल देते हैं तो वह अति संतृप्त हो जाता है। अब इसमें हम देखते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम जैसे आपको पहले ही बताए हैं कि हम कमरे के टेम्परेचर पर लेकर के, रूम टेम्परेचर पर लेकर के ये एक्टिविटी करेंगे, बट अगर इसमें ये शामिल हो जाता है कि इनको क्या क्या चीजें प्रभावित कर रही है, किन किन चीजों के वजह से इस पर अपना इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस पर इफेक्ट को समझने के लिए हम जानेंगे जैसे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या असर पड़ता है। तो इसमें बताया जा रहा है पहला पॉइंट, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक दोनों ही मिलकर के तो विलयन का निर्माण करते हैं, तो दोनों की नेचर हमें पता होना चाहिए। नेचर क्या है, यहाँ पर पोलैरिटी के अंदर हम लोग नेचर जानेंगे। मीन्स दैट पोलैरिटी ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय विलयन मतलब विलेय या विलायक, याद रखेंगे कि विलेय दो प्रकार के, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ठीक उसी प्रकार से विलायक भी दो प्रकार के, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। यहाँ पर आपको बताते हैं एक ध्रुवीय होता है, एक अध्रुवीय होता है, जिसको पोलर और नॉन पोलर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक बात आती है कि क्या यदि कोई ध्रुवीय है तो क्या ध्रुवीय वाला ध्रुवीय को घोल सकता है या ध्रुवीय वाला अध्रुवीय के साथ घुल सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाते हैं, व्यवहारिक एग्जाम्पल में जो शामिल है, आप सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पहले ही बता देते हैं कि जो जल मीन्स दैट H2O होता है, इसको सबसे बेहतर विलायक के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बेहतर विलायक है। ध्रुवीय विलायकों में यह ध्रुवीय होता है, जो जल होता है यह ध्रुवीय है और सबसे बेहतर सर्वोत्तम विलायक माना जाता है जल। अब इसके बाद एक प्रकार से हम ले लेते हैं किसी ऑयल को ले लेते हैं, मीन्स दैट हम सरसों का तेल ले लेते हैं या कोई भी तेल ले लेते हैं। अगर आप तेल को पानी में डाल दें तो आप देखेंगे कि वो जो तेल होगा, बूंद जो होगी या जो तेल होगा, कितना भी बूंद उसकी वो पानी के ऊपर तैरता है, उसमें घुलता नहीं है। तो हमने एक बात आपको बताया
कि जल जो है ये ध्रुवीय विलायक है और जो तेल इसमें होता है ये अध्रुवीय होता है। याद रखेंगे ये अध्रुवीय, जो फैट वसा होती है ना खास करके ये अध्रुवीय में आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ध्रुवीय लिया गया एक अध्रुवीय लिया गया तो दोनों घुल नहीं रहे हैं। बट अगर ऐसा हम कर दें कि ध्रुवीय वाले को ध्रुवीय वाले के साथ कर दें तो वो घुल जाते हैं, और अध्रुवीय वाले के साथ अध्रुवीय को कर देते हैं तब भी घुल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी प्रकृति के आधार पर भी इसको बांटा जाता है। तो इसलिए बताया गया है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। यदि विलेय और विलायक दोनों समान प्रकृति के हैं तो उसको हम घोल सकते हैं। अगर दोनों की प्रकृति मींस दैट नेचर अगर डिफरेंट है तो उसको नहीं घोला जा सकता है। तो हमने अभी बताया कि यदि दोनों की प्रकृति समान है तो दोनों को घोला जा सकता है, यदि दोनों की प्रकृति डिफरेंट है तो नहीं घोला जा सकता है। इस प्रकार से आपको एक छोटा सेंटेंस बताते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक मींस दैट समान समान को ही घोलता है, अर्थात ध्रुवीय वाला ध्रुवीय के साथ घुलेगा और अध्रुवीय वाला अध्रुवीय के साथ घुलेगा। तो यहाँ पर बताया गया लाइक डिजॉल्व लाइक के बारे में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि NaCl हो गया, मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये ध्रुवीय होते हैं। ये ध्रुवीय होने के नाते ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल को हमने अभी बताया कि जल एक ध्रुवीय विलायक है और जल सर्वोत्तम विलायक है, इसलिए जल में ये सारे पदार्थ घुल जाते हैं। ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समान समान को घुलता है। अब इस प्रकार से दूसरा यानी कि नेप्थेलीन होता है, एंथ्रासीन होता है, ये जो है अध्रुवीय होते हैं। और जैसे CCl4 जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं ये भी अध्रुवीय है। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये भी इनमें घुल जाया करते हैं। तो इस प्रकार से हम फिर कह सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक समान समान को घुलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट था विलेय तथा विलायक की प्रकृति के आधार पर जानना। दूसरा है ताप के आधार पर, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। जिन ठोसों को जल में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, यदि किसी ठोस को हम जल में घोलते हैं और उसको घोलने के बाद ऊष्मा बाहर निकलने लगती है, उसमें से उनकी विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। अर्थात यदि हम ऐसे पदार्थ को उसमें घोलना चाहते हैं तो ताप अगर बढ़ा दें तो ताप बढ़ा देने के बाद वो उसमें अच्छे प्रकार से नहीं घुलेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और सोडियम कार्बोनेट आदि। अब एक बात आपको समझाते हैं, आप अपने घरों पर व्यवहार में ला सकते हैं, इसको करके देख सकते हैं। आप दो पात्र ले लीजिए, मार्केट से सबसे पहले आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड आप खरीद लीजिए, और कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं कि चूना होता है, चूना पत्थर जो होता है मार्केट में आपको मिलता है, जो चूना कली करने के लिए दीवारों को पोतने के काम में आता है। तो आप उसको ले लीजिए और उसे समान मात्रा में लेकर के दो पात्रों में समान मात्रा में जल भर दीजिए और एक पात्र के जल को गर्म कर दीजिए, या हम कह सकते हैं कि दूसरे पात्र में गर्म जल रख लीजिए। अब दोनों में समान मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड आप डालिए। आप दोनों में समान मात्रा में डाल करके देखेंगे कि जो ठंडा वाला जल था उसमें कैल्शियम ऑक्साइड उतनी ही मात्रा में डालेंगे जितनी कि हम गर्म वाले जल में डालेंगे। तो आप देखेंगे ठंडे वाले जल में कैल्शियम ऑक्साइड तेजी से घुल जाएगा और ऊष्मा उसमें से बाहर निकलेगी। आपको ऊष्मा स्पष्ट रूप से बाहर निकलते हुए दिखाई देगी, और उसमें ऐसी आप ऊष्मा निकलते हुए देखेंगे कि जैसे आपको किसी पात्र में किसी भोजन को रखकर पकाया जाता है, उसमें उबलने की ध्वनि आती है और उबलता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार से उसमें उबलता हुआ आपको दिखाई देगा। और दूसरा जो आप गर्म जल रखे थे, गर्म जल में जब आप उसको डालेंगे तो उसकी क्रियाविधि बहुत मंद होगी। यदि जल बहुत तीव्र गर्म होगा तो ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रक्रिया जो है कि अति मंद हो जाए या बहुत मंद गति से हो। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि ताप पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंट आपको घर करके देख सकते हैं। बताया गया है कि जिन ठोसों को जल में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है उसकी विलेयता ताप बढ़ाने से घटती। एग्जाम्पल भी आपको बता दिया गया है। तथा जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, कुछ ऐसे पदार्थ जिसको हम गर्म करना चाहते हैं तो उसमें ऊष्मा उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अगर हम ताप बढ़ा दें तो वो ज्यादा मात्रा में उसमें घुलेंगे। तो जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, NH4Cl आदि ये हो गया। तो इस प्रकार से जो
हो गया, आप इसका भी प्रयोग करके देख सकते हैं। आप एक गर्म जल ले लें, एक ठंडा जल ले लें, तो ठंडे जल में अगर आप 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और ये इसको समझने के लिए वो जो भूरे वाला नमक होता है उसको छोड़ दीजिए। अब मार्केट में आपको बड़े वाले नमक के टुकड़े वाले जो रवे आते हैं क्रिस्टल के रूप में, मार्केट में आपको वो नमक मिल जाएगा। तो आप नमक का एक टुकड़ा ले लीजिए, 2 टुकड़े लें, दोनों टुकड़ों को एक ठंडे वाले में डाल दीजिए, एक गर्म वाले में डाल दीजिए। तो आप देखेंगे NaCl, ये एग्जाम्पल समझा रहे हैं NaCl का, तो आप उसको ले लीजिए, एक को गर्म में डाल दीजिए, एक को ठंडे में डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो आपने गर्म जल लिया था उसमें नमक का टुकड़ा बहुत जल्द ही बहुत शीघ्रता से गल जाएगा, आप ऐसा देखेंगे। और जो ठंडे वाला जल होगा उसमें बहुत शीघ्रता से वो नहीं गलेगा, धीरे धीरे वो गलेगा, जैसे सामान्य ताप पर वो पिघलता है उसी प्रकार से वो उसमें गल जाएगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप जानिए कि जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब की जाती है, उसको हम विलेयता ताप बढ़ाने पर अगर उसका ताप बढ़ा देते हैं तो वो तेजी से उसमें घुलने लगते हैं। अब अगली टॉपिक, इसमें लास्ट पॉइंट है दाब का प्रभाव, कि दाब पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठोसों की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता, अगर हम किसी द्रव में किसी पदार्थ को मिलाना चाहते हैं, किसी ठोस को मिलाना चाहते हैं और मिलाकर तेजी से दबाव डालते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बात ये जान लें कि द्रव पर या किसी ठोस और द्रव पर दाब लगभग नगण्य लगता है, अर्थात इनकी संपीड्यता जो है कि बहुत कम होती है या कह सकते हैं नगण्य होती है। इनकी संपीड्यता नगण्य होने के कारण, संपीड्यता मीन्स दैट कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज होती है, कंप्रेसिबिलिटी का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से आपको पंप साइकिल में जब कभी हवा भरते हैं तो हवा भरते समय पंप से प्रेस करते हैं, आप देखेंगे कि हवा जो है संपीड़ित हो जाता है या कम दब करके बहुत कम आयतन में आ जाया करता है। तो इस प्रकार से उसको हम संपीड़ित कहते हैं, दाब लगा करके उसके आयतन को घटा देना संपीड़न कहलाता है। लेकिन अगर आप जल के ऊपर प्रेशर डाल करके सोचो कि जल के आयतन को हम घटा दें तो प्राय अब तक ऐसा संभव नहीं है, या गणनात्मक रूप से ऐसे अब तक कोई गणना नहीं की गई है। तो इस प्रकार से जो द्रव होता है यह बहुत कम संपीड्य होता है, या कह सकते हैं न के बराबर संपीड्य होता है, इसलिए द्रव के ऊपर दाब डालने पर इसकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात किसी पदार्थ को जल में डाल करके या किसी द्रव में डाल करके उस पर हम दाब लगा दें तेजी से, तो उसको दाब लगा देने से उसकी विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें ये जाना कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या चीज होती है, पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, और ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है, और ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन 3 कारकों के बारे में भी आपको बताया गया। अब इसके बाद जो हम लोग जानेंगे, अब इसकी अन्य प्रकार की विलेयता के बारे में जानेंगे कि और भी हम किसमें किसको विलेय कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें क्या जाना, ठोसों की द्रव में विलेयता, तो द्रवों की द्रव में विलेयता जान लेंगे, गैसों की गैसों में विलेयता क्या होती है, ऐसे इस प्रकार से हम लोग इसे जानेंगे। यदि आप लोगों को ये क्लास बेहतर लगा हो, अगर लेक्चर आपको समझ में आए, लेक्चर को रिपीट करके देखिए ना, क्लियर है, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, 100% पूरे के पूरे हर एक वाक्य आपको समझ में आएगा और आप अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।